गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपका जो 4th सेमेस्टर का पेपर है शांति, शिक्षा और सतत विकास, इस पेपर पे हम आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज़ साइकोडायनेमिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं भेज चुकी हूँ और आशा है कि आपने उनको सुना होगा और देखा होगा। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सिगमंड फ्रॉयड ने जो पर्सनालिटी की साइकोडायनेमिक अप्रोच दी थी, जिसे मनोगत्यात्मक उपागम कहते हैं, उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, behavior is motivated by internal or psychological forces, and abnormality is caused by an imbalance in the internal forces that motivate behavior. He believed that mental illness arises from unresolved conscious conflicts, and these usually occur in early childhood. फ्रॉयड जो थे, पेशे से एक चिकित्सक थे और उन्होंने देखा कि वो जो भी लोगों की जो शारीरिक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको तो वो रिजॉल्व कर देते हैं, लेकिन जब लोग उनसे अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे तो इन चीज़ों से कि कैसे लोगों की ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, इस क्षेत्र में सोचते सोचते और बहुत सारे रिसर्च करते हुए उन्होंने इस साइकोडायनेमिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया। तो फ्रॉयड का ये मानना है कि जो हमारा बिहेवियर है, इट इज़ मोटिवेटेड बाय इंटरनल और साइकोलॉजिकल फोर्सेस। ये मोटिवेट होता है हमारे इंटरनल और साइकोलॉजिकल फोर्सेस से, ठीक है। और हमारे व्यक्तित्व के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी या असामान्यता जो है, ये इस बात का सिंबल है कि हमारे जो इंटरनल फोर्सेस हैं जो कि हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई इम्बैलेंस है, कोई असमानता है। उनका मानना था कि मेंटल इलनेस जो है वो कैसे शुरू होती है। उनका मानना था कि क्योंकि मनुष्य का मन है, हम बहुत सारी इच्छाएं, हमारी डिज़ायर्स होती हैं, और जब ये सारी डिज़ायर्स जो हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। ऐसी बहुत सारी उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो हैं वो कैसे रहे हैं, वो कितने अच्छे रहे हैं। अगर वो अच्छे रहे हैं तो पर्सन का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्रॉयड ने 2-3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जिसमें सबसे पहला है उनका अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब उनके लिए है कि एक अनकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, क्योंकि हम सारी डिज़ायर्स हमारी पूरी नहीं हो सकती, तो जो डिज़ायर्स पूरी नहीं होती वो ख़त्म नहीं होती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं जाके हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, जिसे उन्होंने बोला है स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। और इन अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की वजह से हमारे इंटरनल फोर्सेस जो हैं उनमें इम्बैलेंस पाया जाता है, जो कि हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं। Focused on unconscious thought process which manifest themselves in individual behavior. Patient explores unresolved issues and conflicts from the past that are believed to affect them in the प्रेजेंट। साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंतर्गत जो सिगमंड फ्रॉयड थे, उनका ये मानना था कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इश्यूज़ या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। वो पास्ट एक्सपीरियंस जो हैं वही किसी भी पर्सन की प्रेजेंट लाइफ जो है उसको अफेक्ट करते हैं। centered around the concept that some maladaptive functioning
is in play and that the maladaptation is at least in part unconscious. ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, अनकॉन्शियस माइंड ही वो स्टोर हाउस है, वो जगह है जहाँ हमारी वो सारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रहती हैं जो कि हम पूरी नहीं कर पाते। लेकिन उनका क्या कहना था कि लेकिन ख़त्म नहीं होती हैं, ये हमें ड्रीम्स के रूप में जो है वो इनकी पूर्ति होती है। यही कारण है हमारे ड्रीम आने के। उन्होंने ड्रीम एनालिसिस के लिए भी साइकोडायनामिक अप्रोच में जो थ्योरी दी है उसमें ड्रीम एनालिसिस होता है, जिसमें पर्सन्स के ड्रीम्स को एनालाइज किया जाता है कि वो क्या ड्रीम देख रहा है और किस ड्रीम का क्या सिंबल है, क्या मतलब है। साइकोडायनामिक थेरेपीज फोकस ऑन रिवीलिंग एंड रिजॉल्विंग दीज अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर ड्राइविंग देयर सिम्टम्स। तो साइकोडायनामिक थेरेपीज़ में हमारा यही काम रहता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, वो उन अनकॉन्शियस माइंड के वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिवील करने का काम करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रॉयड कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन साइकी द आइसबर्ग मेटाफर। तो जो फ्रॉयड हैं उन्होंने जो मन है उसको उन्होंने दो उसमें बांटा था कि एक तो फंक्शनल और एक था टॉपोग्राफिकल। तो उनको अगर इस तरीके से हम देखें, आप देख रहे हैं उन्होंने एक बर्फ़ के टुकड़े की उससे इसकी एग्ज़ाम्पल दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई बर्फ़ का टुकड़ा है या फिर कोई बोट है या फिर कोई जहाज़ है पानी के अंदर, तो जहाज़ का वो हिस्सा जो हमें हमेशा दिखाई देता है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है वाइट कलर पे, तो वो हिस्सा जो कि हमें दिखाई देता है, यानी कि जिसके बारे में हम पता है, जिसके बारे में हम अवेयर हैं, तो उसे हम बोलते हैं चेतन मन या कॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट आपका आता है प्री कॉन्शियस माइंड। तो ये जिसको हम बोलते हैं अर्धचेतन, तो ये हमारे माइंड का वो हिस्सा होता है जो कभी पानी में जाता है और कभी बाहर आता है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि कल आपने क्या खाया था या परसों आपने कौन से कपड़े पहने थे या परसों किसी से आपकी क्या बात हुई थी, तो इसके लिए आप बिल्कुल अवेयर नहीं हैं। इसके लिए आप पीछे जाएंगे और पीछे से, या देखिए पीछे यानी अपने पास में जाएंगे, वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशंस को निकाल के लाएंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि प्री कॉन्शियस जो है ये वो है, ये हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये जहाज़ का वो हिस्सा है जो पानी में जाता है और बाहर आता है, कभी जाता है कभी बाहर आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका हिस्सा है जो कि हमें कभी दिखाई ही नहीं देता और जो हमेशा ही पानी में रहता है, दैट इज़ अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन। अचेतन मन जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारी सारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स जो हैं उनका स्टोर हाउस होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉयड ने ये कहा और काफ़ी सारी जो रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया है कि अगर हमारे कॉन्शियस माइंड में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जिनके लिए हम अवेयर होते हैं, उनको हम बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, उनको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो कहा जाता है कि अगर ये जो दो हिस्से हैं मन के, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो वी कैन शॉर्ट आउट। बट अगर अनकॉन्शियस माइंड में कोई प्रॉब्लम है और उसको अगर पहचाना नहीं जा पाता है, तो किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो जो है एक तरीके से डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ जाती है। The structure of personality. To describe the structure of personality, Freud develops a comprehensive theory which comprises three separate but interacting parts, and these interacting parts are each, ego and superego. ठीक है। तो ये जो इंटरेक्टिव पार्ट्स हैं जिसको उन्होंने नाम दिया है इड यानी कि इदम, ईगो यानी कि अहम, और सुपर ईगो यानी कि परा अहम। तो देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं कि ईड जो है हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका एक भाग है। ईड जो है
ये एक तरीके से सोर्स होता है किसी भी पर्सन की स्पिरिचुअल एनर्जी का। It deals with immediate gratification of primitive needs and aggressive impulses। ये जो ईड है ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी ईड जो है कि अगर कोई इच्छा हमारे मन में आती है, मन का वह भाग जहाँ पर हमारे मन में कोई इच्छा आती है और तुरंत हम उसका ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं कि कैसे भी ये जो इच्छा है ये पूरी होनी चाहिए, तो ये एक तरीके से प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है कि तुरंत जो है वो आनंद की अनुभूति, क्योंकि जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हम खुशी का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। तो इड का वही काम है कि इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आनंद के नियम पर वर्क करता है कि जो इच्छा आई मन में उसकी तुरंत पूर्ति होनी ही चाहिए। Demanding, unrealistic and does not care for moral values, society और other individual। इड को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो जो इसके जो डिज़ायर्स की जो ग्रेटिफिकेशन है उसका साधन क्या होगा, वॉट एवर, उसे किसी मोरल इश्यूज़ या फिर जो एथिकल इश्यूज़ हैं, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका केवल क्या मानना है कि अगर मेरे मन में ये इच्छा है, अगर ये इच्छा आई है तो ये इच्छा जो है इट शुड बी फुलफिल्ड। जो इड है एनर्जाइज्ड बाय इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट, इसको जो ऊर्जा मिलती है ईड को, उसको उन्होंने बताया है कि दो तरीके की इंस्टिंक्ट जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं और वो होती हैं आपकी जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। तो देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर लाइफ इंस्टिंक्ट होती है वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। इसके उल्टा जिन लोगों के अंदर डेथ इंस्टिंक्ट होती है वो थोड़े विध्वंसात्मक प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ईगो। ईगो जो है सिक्स टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इंस्टिंक्चुअल नीड्स इन अकॉर्डेंस विद रियलिटी। ये एक तरीके से रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो प्री कॉन्शियस में आता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ये बताते हैं कि ठीक है आपने इच्छा की, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या किया जा सकता है। ऐसा थोड़ा ना कि मन में इच्छा आई और उसकी तुरंत पूर्ति हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि उस इच्छा की जो पूर्ति है वो भी कैसे तरीके से होनी चाहिए, जो कि वास्तविक हो, जो कि रियलिस्टिक हो। हम ऐसे ही कुछ ना उल्टा सीधा कर दें, या किन किन साधनों से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करते हुए हमें ये बताता है कि किन किन तरीकों को अपनाकर हम अपनी उक्त इच्छा की पूर्ति जो है वो कर सकते हैं। ये पेशेंस होता है, रीज़नेबल होता है, इसका जो भी बातचीत ये करता है या जो भी इंफॉर्मेशन इसमें होती हैं ये होती हैं रियलिस्टिक। ठीक है, रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि वास्तविकता का सामना करते हुए वास्तविकता के सिद्धांत के अनुसार हम अपनी उक्त इच्छा की पूर्ति किस प्रकार से कर सकते हैं। देन आपका आता है सुपर ईगो, या जिसको हम कहते हैं परा अहम, जो भी अनकॉन्शियस माइंड का ही एक फंक्शनल पार्ट है। तो सुपर ईगो जैसे कि परा अहम, यह जो है वो एक तरीके से एक आप कह सकते हैं पुलिसमैन की तरह से वर्क करता है कि कुछ भी गलत, जैसे पुलिस होती है उसका एक डर होता है हमें कि हमें ये काम नहीं करना है, ये काम गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही सुपर ईगो जो है ये भी व्यक्ति में किसी गलत कार्य को करने से पहले जो है ये उसे रोकता है, एक पुलिसमैन की तरह कि नो स्टॉप, ये जो काम है ये ठीक नहीं है, या आप कह सकते हैं यू शुड नॉट डू लाइक दिस बिकॉज इट इज़ नॉट मोरल। तो मोरल ब्रांच है ये मेंटल फंक्शनिंग की, ये बताता है ईड और ईगो को कि वेदर ग्रेटिफिकेशन इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंस इज़ एथिकल, कि जिस साधन से आप अपनी इच्छा की पूर्ति करने जा रहे हैं क्या वो नैतिक है या नहीं है।
एक तरीके से ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द इट बाय इंटरनलाइजिंग द पेरेंटल अथॉरिटी टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो एक तरीके से सुपर ईगो या बड़ा अहम जो है ये हमें ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसको हम इस प्रकार काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे मन में अचानक से इच्छा आ जाती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, जो कि ईड की इच्छा है। और आइसक्रीम का जैसे ही ये इच्छा मन में आती है, मन बड़ा खुश हो जाता है कि आइसक्रीम खानी चाहिए, क्योंकि आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। कहाँ से आए वो कोई मैटर नहीं है, बस आइसक्रीम मिलनी चाहिए। तो ये है ईड। अब आइसक्रीम कहाँ से, आइसक्रीम घर में तो है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो फिर आपका जो ईगो है फिर वो आपको बताता है कि देखो आइसक्रीम घर में तो है नहीं है, तो क्या करें। और मम्मी ऐसा करते, पैसे भी नहीं है मेरे पास, मम्मी से पैसे मांगते हैं और फिर जो है हम जाके आइसक्रीम लेके जाते हैं। या फिर कभी आपका मन ये भी कह सकता है कि अरे क्या ज़रूरत है, मम्मी फिर हो सकता है कि मम्मी जो है हमें डांटे, हम ऐसा करते चुपचाप से ले लेते हैं, मम्मी को क्या पता चलेगा। तो एक तरीके से ये जो है ये आपको मीन्स बता रहा है कि कैसे कैसे जो है आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सुपर ईगो जो है बड़ा अहम, ये आपको बताता है कि नहीं, बिना पूछे किसी के पैसे लेना जो है वो गलत बात है। हमें आइसक्रीम खानी है, अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी इच्छा की जो पूर्ति है, अगर हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए मम्मी से पूछना चाहिए, क्योंकि यही एथिकल व्यू है। एक अच्छी नैतिक रूप से अगर देखा जाए तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो था आपका, जो कि ज़्यादातर आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, साइकोडायनेमिक अप्रोच में आपने ये दो चीज़ें पढ़ी, ईज ईगो एंड सुपर ईगो। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं कि ईट, प्लेजर प्रिंसिपल, बॉर्न विद इट। जब बच्चा जब पैदा होता है तो ईड जो है वो पूरी तरीके से उसमें पाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चा जब उसके जो भी इच्छा है, मेन जो इच्छा है वो उसकी हंगर की होती है, तो वो रोता है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो जन्म लेता है, जन्म से ही ईड जो है वो उसमें प्रभावी रहता है। इसको जो एनर्जी मिलती है, एक प्रकार की सेक्सुअल एनर्जी जो है, जिसे हम बोलते हैं लिविडो, और फाइट्स विद दी सुपर ईगो। क्यों इसकी फ़ाइट होती है? क्योंकि ये तो अपनी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, लेकिन सुपर ईगो जो है वो बैलेंस करता है, वो बताता है कि किन मीन्स को हमें यूज़ करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इट डेवलप्स इन चाइल्डहुड। बच्चा छोटा होता है, उसे नहीं पता होता है, तो उसे भूख लगी है तो उसे खाना चाहिए, उसे दूध चाहिए। अब माँ कैसे दे रही है, कैसे, ये दूसरों का काम है, उसको नहीं पता ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें ईगो का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। balances the demands of the id and moral rules of the super ego। तो ईगो जो है वो एक तरीके से बैलेंस करता है ईड की डिमांड्स को और जो सुपर ईगो है उसके मोरल रूल्स को। कैसे मोरल रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। देन सुपर ईगो जो कि मोरल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, डेवलप्ड अराउंड 5 to 6 years, child internalizes morals of the society, okay, and fights with the id। जब बच्चा 5-6 साल का होता है तो उसमें ये सुपर ईगो जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये सब आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा, या जब भी आप बच्चों को अगर देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि 5-6 साल की जो एज है, इस एज में ही बच्चे सही और गलत में फ़र्क करना जान पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। पहले वो घर में सीखते हैं क्या सही है गलत है, फिर वो विद्यालय में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के संपर्क में आते हैं, तो हम देखते हैं कि सुपर ईगो का जो डेवलपमेंट है वो 5 to 6 ईयर्स तक होता है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।